हाँ बताओ कौन सा होमवर्क दिया था। हाँ जी, ये वाला। हम्म। बताओ जी जरा। एरर किस चीज की है? जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन की एरर है। हम्म। बताओ जी। जुरिस्डिक्शन की एरर का मतलब ये है कि कोई जुरिस्डिक्शन था ही नहीं। बताओ जी। चेंज करना है कि किसी को? सबने जुरिस्डिक्शन लगाया है। हम्म? लिखो जरा इस पॉइंट। सबने जुरिस्डिक्शन लगाया है, ये कौन है? नो वाला कौन है? हाँ जी। कैसे नहीं लगेगा बताओ जरा। सर फोन को रिमाइंड कराया होगा, मैसेज डालेगा होगा तो कोर्ट को रिमाइंड कराया हुआ है। फोन को रिमाइंड करवा रहे हैं अपना रिएक्शन नहीं है। कहाँ इसमें, कहाँ मैंने आपको फैक्ट बताया? ये खुद से क्यों करते हो? तुम्हारी आदत कब जाएगी? अपने आप प्रिज्यूम करके बैठ जाते हो चीजें। कहाँ बताया मैंने इसमें? जूरिस्डिक्शन की एरर है। ठीक है जी, हलवा नहीं है, नौकरी चली जाएगी उसकी। ठीक है ना? इतना इतना सिंपल चीजें नहीं है, आप जो प्रिज्यूम कर लेते हो ना। सही। बाकी आंसर ठीक है तुम्हारा, वेरी गुड। बाकी रीजनिंग पे ध्यान दो थोड़ा, ये प्रिजम्पशन जो है ये ठीक नहीं है। ये प्रिज्यूम कर लेना, हर चीज को हाइपोथिकेट कर लेना, ये दिस नॉट गुड हैबिट। बहुत बार कह चुका हूँ। लिखो जरा। क्या रीजनिंग होगी? जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, जस्टिस हुआ ही नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग का दबा दिया ना। जस्टिस बेसिकली हुआ ही नहीं है। ठीक है जी। जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है वो कंप्लीटली हार्ड और फाइनल डिसाइड कैसे कर सकती है? ठीक है जी। एक कोर्ट, एक छोटी मोटी कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, ठीक है जी, हार्ड तो कर ले लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया। क्योंकि वो तो कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है उसको जस्टिस देने के लिए। ठीक है जी, लिखो जरा। एरोनियस डिसीजन की हेडिंग बना लो। मथुरा प्रसाद का केस शायद लिख लिया होगा कल आपने। ठीक है जी, लिख लो। अ क्वेश्चन relating to the jurisdiction question relating to the jurisdiction of a court cannot be deemed to have been finally determined by an erroneous decision of the court. Full stop. If by an erroneous decision slash interpretation of the statute, the court
holds that it has no jurisdiction, comma, the question would not, कॉमा डाल के, इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑपरेट्स एज रेस जुडिकेटा, फुल स्टॉप. Similarly, by an erroneous decision, if the court assumes jurisdiction which it does not possess under the statute, comma, the question cannot be operated as res judicata between the same parties, comma, whether the cause of action in the subsequent litigation is the same or otherwise. ये देखो, पिछली क्लास में भी, जो कल वाली क्लास लगी थी, उसमें भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं लाइक एन एक्सेप्शन चले थे. उसमें भी चेंज ऑफ लॉ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज, विड्रॉल, ये सारे के सारे. ठीक होगा. कुछ एक स्टेट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं जो बेयर एक्ट के अंदर ही लिखे गए हैं. ठीक है जी. कुछ एक एक्सेप्शन ऐसे हैं जो बेयर एक्ट के अंदर लिखे हुए नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन का सवाल. ठीक है जी. जैसे कि ये वाला, चलो जी आगे आ जाओ. ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट. सही है. चलो, ये अपना सिविल सूट हो गया. सही बात है. ठीक है जी. इसके अंदर एक एंटायरिम ऑर्डर की एप्लीकेशन आई है. कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर कई प्रकार के होते हैं. ठीक है ना. कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम कर लेते हैं इंटरिम स्टे. ऑर्डर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2. ठीक हो गया जी. चलो, अब क्या है, ये जो क्वेश्चन था इंटरिम ऑर्डर का, सही है. चलो, ये डिसमिस कर दिया है. ठीक है जी. अब प्लेंटिफ लेगा. ठीक है जी. ये किस स्टेज के ऊपर लेके आए हैं, ये कोर्ट की इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर लेकर आए. ट्रायल चल पड़ा है. ठीक है जी. ट्रायल के समय प्लेंटिफ जो है दोबारा से डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इंटरिम ऑर्डर के लिए, सेम इंटरिम ऑर्डर स्टे के लिए, ठीक है जी, एप्लीकेशन दोबारा से फाइल कर देता है. आप लोगों से सवाल ये है, क्या एक ही केस में, ठीक है जी, देखो एक केस है, कोई सब्सिक्वेंट सूट नहीं है, ये सेम केस है ये. ठीक है ना. स्टेज अलग अलग है. सही. बस इतना. क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा इस इशू पर. कौन सा इशू है, ये रहा इंटरिम ऑर्डर वाला. ठीक हो गया. एक आया नो. नो की आवाज आई मुझे. नो नो नो. हाँ जी.
नो। सर टाइम स्टे ऑर्डर ऐसे होगा क्या? वो होता क्या है? बताया था मैंने, बताया था, आपकी ही क्वेरी थी। बताऊंगा, बताऊंगा। नो। नो। जेटी। नो। और कौन रह गया? देखो जी, ध्यान से सुनो और चीजें लिख लो अगर नहीं याद रहती हूँ। ठीक है जी। ये देखो जी, ये एक दो प्लॉट है, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, ये ए का, ये बी का। ठीक है जी, ये बीच में दीवार है। ठीक है जी, ये वाली दीवार है, ये देखो इसके अंदर तरेड़ आ गई है। ठीक है जी, ए भाग गया है कोर्ट में बी के अगेंस्ट में, तरेड़ के लिए नहीं भागा है। ठीक है जी, वो बेसिकली ये अपना एसआर के रिलीफ लेने के लिए भागा है, परमानेंट इंजंक्शन लेने के लिए भागा है, मैंडेटरी इंजंक्शन लेने के लिए भागा है, इसको कोई डैमेज वगैरह हो गया तो अपना डैमेजेस लेने के लिए भागा है। ठीक है जी, कंपनसेशन एसेट्रा के लिए भागा है। ठीक हो गया। अब जब तक ये केस चलेगा तब तक भी तो रोकना पड़ेगा, वरना यहाँ पानी लगा लगा के बिल्कुल ही खत्म कर देगा। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, इंटरिम ऑर्डर के लिए, इंटरिम स्टे, इंटरिम या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। ठीक है जी, ये केस अपना केस लेके जाएगा। ठीक है जी, क्या बोलेगा कि जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए उसको रोक दो। ठीक है ना, ये होता है। बस ये नाम इसका दूसरे तरीके से मैंने प्रोनाउंस कर दिया। सही हो गया। हाँ जी बताओ, आप कह रहे थे। नो। नो, वाई नो? सर इसमें रेंट सर्टिफिकेट का सवाल है सर। हाँ बिल्कुल है। रेंट चलो एक काट देता हूँ मैं। हाँ जी बताओ हेमंत, वाई नो? सर अगर वो टेम्परेरी इंजंक्शन मांग रहा है, अगर पहले पहले कोर्ट डिसमिस कर देती है तो दोबारा मांग सकता है। ठीक है नदीप। सर इसमें जैसे पहले एक दीवार पर जैसे वो गिर गई, मतलब गिरने वाली है, डिसमिस होगी, जब तक गिरी नहीं थी, तो बाद में गिरने वाली है, बाद में एप्लीकेशन लगाएगा सर वो। ठीक है, मतलब सेम कि भी लगा सकता है दोबारा। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। कोई है जो बेरक से जवाब दे? ये सेक्शन हाइपोथिकेशन से जवाब दे रहे हो अपनी? सेक्शन जो 11 है वो ये कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई सूट हाँ इन सब्सिक्वेंट सूट है, वो तो पहली सूट चल रही है, सेक्शन 11 तो अप्लाई नहीं हुआ। ठीक, ये अलग था, चलो ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, और नो वाले रवि, रवि यस मैं पूछूंगा ये वालों से भी। हाँ वाई एस बताओ। सर इशू की इसमें इशू भी देता है, रिजल्ट ऐसा है। शाबाश, वेरी गुड। और ये एग्जांपल तो करा चुका हूं मैं आपको ये। सर जिस टाइम को इसमें एक टाइम से दिया हुआ बाद हाँ, में कुछ बचेगा ही नहीं उसके लिए वो सेम। रिपीट करा रहे हैं। ठीक है जी, चलते हुए सूट के अंदर भी यदि एक इशू डिसाइड हो चुका है तो वो भी सब्सिक्वेंट स्टेज पे उसको भी दोबारा से नहीं उठाएंगे। ये भी तो एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स है। ध्यान रखो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स लिखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स, केस, प्रोसिक्यूशन ऐसे नहीं लिखा। सही, भूल गए? बनाओ इसको, हेडिंग बना लो, इंटेरिम ऑर्डर्स। इस पे प्रोनोट लिख के आओ घर पे, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूं पहले। ठीक है ना, 7-8 लाइन का बढ़िया सा प्रोनोट लिख के लिखो। ठीक है ना, टेम्परेरी इंजंक्शन को इंटरिम ऑर्डर भी बोल देते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी बोल देते हैं। ठीक हो गया। सही, तो कंफ्यूज नहीं होना।
होमवर्क लीजिए, ये होमवर्क है आपका। सेवन एट लाइंस का एक नोट लिख के लेकर आना आप। हाँ जी, 500 रुपए के नोट का कलर क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सही, उससे नीचे कौन सा नोट है? 200। 200 क्या क्या कलर क्या है वो? ऑरेंज कोई कलर नहीं होता, ऑरेंज संतरा होता है। लाइट येलो कौन सा है? डार्क येलो लाइट येलो। आपने तो लगा ली। हाँ जी, 100 रुपए, 100 रुपए के नोट पे लाइट 50 रुपए पे, 100 रुपए पे लेवेंडर कलर है, ठीक है ना? 50 रुपए वाले पे कौन सा कलर है? कितनी कॉमन सी चीजें हैं, देखो ध्यान नहीं देते। 50 रुपए पे फ्लोरेसेंट ब्लू, 20 रुपए लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। दो कलर उस पे, येलो एंड ग्रीन। 10 रुपए का है, 10 रुपए का नोट, क्या उस पे? चॉकलेट ब्राउन, ठीक है जी। 10 रुपए के नोट के ऊपर किसकी फोटो है? 10 रुपए के, काश ऐसा पॉसिबल हो। हाँ जी, 10 रुपए के नोट पे किसकी फोटो है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। 20 रुपए वाले पे एलोरा केव्स, सही। 50 रुपए वाला पे ठीक है ना, ये देख लेना। अच्छा, ये नोट कौन जारी करता है, कौन इशू करता है? आरबीआई। साइन किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर पे। 1 रुपए का नोट, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है जी। आरबीआई गवर्नर की नहीं होती, ठीक है जी। एक बार ये क्वेश्चन मैंने जुडिशरी वाले उसमें देखा था, और शायद आपके पिछली बार एडी में भी था। देख लेना, नोट से एक सवाल आएगा, है ना? दे नीड नॉट मनी माइंडेड पर्सन। जो पैसे को नहीं देखते ना, उन्हीं को ही सिलेक्शन करते हैं। अच्छा बताओ जरा, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड पे हमने डिक्टेशन कर ली है? हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड पे नो डिक्टेशन, लिखो। जुडिशरी में कुछ भी नहीं है, ना, कैश नहीं। नहीं, कागज नहीं, वो कागज में आ जाएगा। कागज पे सिर्फ सोनम गुप्ता बेवफा थोड़ी, इतना इतना थोड़ा लिख के, क्वेश्चन भी लिख के ले जा सकते हैं, ठीक है जी। हेडिंग बनाओ, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, लिखो जरा। ये तो कैश की बात कर रहे हो, आजकल तो ये कल आया वल आया, मंगलसूत्र तक उतरवा लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। बताइए कलावे में क्या है। और दूसरी तरफ से कोई वो अपना सरदार भाई वो टर्बन में जाता है, ठीक है जी। बुरके वालियां जाती हैं, बुरके वाली तो पूरा वो सिस्टम फिट करके लेके जाती हैं, पूरी नकल का ठेका, तो इंटरनेट से ठेका इन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है जी। ये क्रिश्चियन है, ये चले जाते हैं, ये अपना बूगी बूगी लेके चले जाते हैं, कौन सा होता हो, है ना? ये सारा ज्ञान, सारा लो जो है, ये पर्टिकुलर पीपल्स के लिए। हाँ जी, लिखो। रेस्ट जुडिकेटा, स्पीडली लिखो जरा। रेस्ट जुडिकेटा by its very words means a matter upon which the court has
exercised its judicial mind and has come to the conclusion that one side is right and has pronounced a decision accordingly. Full stop. It is to be required under section 11 CPC that there ought to be a final decision on which the court must have exercised its judicial mind. That is, it ought to be heard and finally decided. Full stop. In order that a matter can be said to be heard and finally decided, is that the decision in the former suit must have been on merits. Full stop. Therefore, if the former suit was dismissed by a court for want of jurisdiction or for default of plaintiff's ऊपर कॉमा s plaintiff's appearance or on the ground of non-joinder or misjoinder of parties or on the ground that the suit was not properly framed or of technical defects, etc., comma, the decision not being on merits would not operate as res judicata. इसको साइड करने का बेसिकली यही तरीका होता है कि जो पुराना केस ऐसे ऐसे आ गया जी उसमें ये कमी आ गई भाई इट शैल ऑपरेट और नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, ये इसी तरीके से लिखोगे.
इन अ सब्सिक्वेंट सूट, रेस जुडिकेटा के बाद इन अ सब्सिक्वेंट सूट। एक्स पार्टी डिक्री पे लिखो। बाकी किसी में भी कल जितना पोर्शन हुआ है जिसमें भी आपको लगता है कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी, मुझे बताना, मैं अभी डिक्टेशन करवाऊंगा। ठीक है जी, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड के विषय में लिख लिया है। ठीक है जी, एरोनियस डिसीजन के बारे में लिख लिया हमने। ठीक है जी, और ये एक्स पार्टी के बारे में लिख लिया। ठीक है ना, इसके अलावा तुम देखना कौन सा लिखना है, एक होमवर्क बताया मैंने आपको। ठीक है ना, तुम देखना कौन सा लिखवाना है, कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, खत्म करो इसको। ठीक है जी, चलो जी, एक्स पार्टी डिक्री। ठीक है जी, लिखो जरा, एन एक्स पार्टी डिक्री is a decree passed in absence of the defendant, basically, full stop, where the plaintiff appears and the defendant does not appear, comma, when the suit is called out for hearing, even though the summons slash notices are duly served, comma, in such a case, if the court hear the suit in absence of the defendant and if the court pass a decree against him, then such decree shall be called ex parte decree। सही समझ गए ना, एक्स पार्टी डिग्री कौन सी होती है? एक पार्टी आ नहीं रही है, बेसिकली डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्लेंटिफ नहीं आएगा तो फिर डिग्री पास नहीं होगी। ठीक हो गया जी, वो तो फिर डिसमिस होगा, क्यों सुनना चाहिए वो सूट। ठीक है जी, लेट से प्लेंटिफ आ रहा है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है। ठीक है जी, पहले ऑर्डर क्या आ गया, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होंगी, उसके बिटवीन भी डिफेंडेंट आ सकता है। लेट से डिफेंडेंट थ्रू आउट द केस आया ही नहीं, 2 साल केस चला है, 2 साल वो आया ही नहीं, 2 साल के बाद अब जजमेंट डिक्री आ गई है। एक्स पार्टी जजमेंट मत बोलना, बचकाना लगेगा। वैसे टर्म गलत नहीं है, बट ये बचकाना लगता है बेसिकली, एक्स पार्टी डिक्री बोलेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। लेट से डिक्री नहीं आई है, सिंपल ऑर्डर ये आया है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाओ। ठीक हो गया, डिक्री नहीं मानना उसको, सही। क्योंकि क्या ये जरूरी ही है कि मान लो डिफेंडेंट नहीं आ रहा तो वो केस हारेगा, जरूरी ना है। लेट से प्लेंटिफ बहुत मिजरेबली फेल हो गया, आपने केस को प्रूव ही नहीं कर पा रहा, क्या लगता है डिक्री आएगी, डिसमिस होगा। मतलब जो डिक्री है उसके अंदर यही बोलेंगे भाई नहीं, सूट जो फेल हो गया। सिंपल, चलो जी आगे लिखो। हाँ जी, फुल स्टॉप। इन एनी एक्स पार्टे कॉमा द ऑपोजिट पार्टी, बड़े ध्यान से लिखना समझते हुए, अपोजिट पार्टी if not given an opportunity to defend his case but the party in whose favor
the decree has been passed, comma, has to prove his case by leading evidence, एविडेंस पे स्लैश एस कर लेना, at least to the satisfaction of the court, and therefore it cannot be said that the suit or issues were decided without hearing in such a case res judicata will be applicable, comma, unless it is proved that the court's decree was without any hearing at all, full stop. अगर ये प्रूव हो गया कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ठीक है ना, जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो इसका मतलब क्या होगा, उसको सुना ही नहीं गया, जज साहब ने अपने कान दिए ही नहीं उसको सुनने के लिए, ठीक है जी, तो हर्ड एंड फाइनल डिसाइड होगा ही नहीं, ध्यान रखना, हर्ड एंड फाइनल डिसाइड है, पहले सुना जाएगा फिर डिसीजन आएगा, क्योंकि डिसीजन तो बिना सुने भी आ रहा है, ठीक है जी, डिसीजन आ गया लेकिन हर्ड नहीं है, रेस जुडिकेटा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है जी। अगेन उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी उसने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करी, वो आया ही नहीं कोर्ट में, ठीक है जी, तो क्या कोर्ट ने तो नहीं बोला उसको कि भाई तू तेरी सुनवाई तो हम करेंगे ही नहीं, वो ही नहीं आ रहा, अपना केस प्रूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है जी, उसको पूरा मौका था, ठीक है जी, तो यस हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मानेंगे उसको, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मान के रेस जुडिकेटा सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट पैरा बनाओ जरा, according to order 9, comma, where a court passes an order of ex parte proceedings in case where defendant did not appear at the time of first hearing, comma, in such cases where the plaintiff is going to provide its witness and examine them comma, the defendant, बड़े ध्यान से, the defendant shall be allowed to cross examine the witnesses of plaintiff, but
he shall never be allowed to produce its own evidences. Full stop. Here, in such case, if the court passes ex parte decree, comma, the same shall be said to be heard and finally decided by the court. Since, comma लगा के since the case of the plaintiff shall be said to be decided on merits and proper summons has been served upon the defendant. And defendant के बाद comma डाल देना, and it is therefore, comma, res judicata will be operated on any subsequent suit filed on the same ground. एक छोटा सा पैराग्राफ अलग कर लो. That पैराग्राफ अलग करके लिखना, वरना ये पढ़ोगे नहीं फिर आप ही. That in the situation, हाजी क्या हो गया, पेन दो. That in the situation vice versa, ऊपर जो आपने लिखा, अगर vice versa situation है, as explained in the earlier para, that if the summons were not duly served, comma, no evidence of plaintiff has been properly examined or not examined at all. चलो कॉमन सेंस से सोच के बताओ, सिचुएशन क्या है, वाइस वर्सा है, समन सर्व ही नहीं हुआ डिफेंडेंट को, समन सर्व ही नहीं हुआ, यानी समन सर्व होगा तो अपीयर होगा, वो समन सर्व ही नहीं हुआ तो अपीयर नहीं हुआ डिफेंडेंट. अब क्या, समहाउ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चली, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलने के बाद जो है प्लेंटिफ ने अपना केस पूरा ऑन मेरिट क्या बोलते हैं प्रूव करवाया, ठीक है जी. उसके बाद डिक्री आ गई, कैसी आई, एक्स पार्टी डिक्री आई है. समन्स नॉट सर्व, ठीक है जी. एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स चली, 2 साल केस चला है, 2 years, इस बेचारे को पता ही नहीं चला. हो सकता है कोई इतना लेमैन हो सकता है भाई, उसको भाई अपना काम से घर, होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं. लो जी, एक्स पार्टे डिक्रीड, क्या लगता है, रेस जुडिकेटा लगाओगे या नहीं लगाओगे? नो 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 नो, 4 आवाज आई नो लगाएंगे.
हाँ जी, क्या लगता है जेटी? नो। रवि? यस। भूषण जी? नो। क्वेश्चन बताया? नो। ठीक है, लिखो जरा आगे लिखो, क्या लिखा है? एट ऑल के बाद कोमा, देयर देन द सूट ऑफ द प्लेंटिफ, बताओ जी क्या लिखो है? शैल और शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, क्या लिखना चाहिए? ठीक है, शाबाश, शैल नॉट लिखो। द सूट ऑफ द प्लेंटिफ शैल नॉट बी, the suit of the plaintiff shall not be heard and finally decided, and thus res judicata will not be applicable. ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। ये ध्यान रखना, सबके ऊपर इलस्ट्रेशन कर चुके हैं हम कल, कभी ये सोचे कि इलस्ट्रेशन नहीं, ये आज जाओगे, ये पैराग्राफ दोबारा से पढ़ोगे और इलस्ट्रेशन उठाओगे। ठीक है जी? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कंप्रोमाइज डिग्री, लिख लेना, इस पे भी लिख लेना, नहीं लिखो। A compromise decree merely sets a seal, SEAL, seal of the court on the agreement of the parties, है ना? जो एग्रीमेंट पार्टीज खुद स्वयं बनाकर लेकर आई है, कोर्ट किसी लगी है, लो स्टाम्प लगी उसके ऊपर, क्या होगी? कंप्रोमाइज डिग्री। सिंस comma the court in such decree actually decided nothing, है ना? कुछ डिसाइड किया कोर्ट ने? चलिए, full stop. Conclusively, a compromised decree is not a decision by the court, and it is therefore, comma, it cannot be said that the matter in issue has been heard and finally decided by the court. Full stop. छोटा सा पैराग्राफ अलग करो। ऑर्डर 23, रूल 3, ये है शायद, ये ना, हम्म, 3A, रूल 3A, CPC, if a decree has been passed by a court according to compromise between the parties,
then no further suit can be filed on that cause of action. हाँ जी, क्या लिखा है? On that cause of action, comma, this is a specific bar raised by specific provision which shall be read with section 12 CPC. ये 12 से भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है जी, फुल स्टॉप. देयरफॉर कॉमा ऑल्सो सेक्शन 11 CPC shall not apply to it. Comma, however, comma, the general rule of res judicata is applicable, of course. Of course. इंटेरिम ऑर्डर पे आप लिख के लेके आओगे, ठीक हो गया? सही. इन बिटवीन जो जो टर्म कल आपने लिखी एक बार देख लो, नजर मार लो, ठीक है? जिस पे डिक्टेशन की जरूरत है बता दो मेरे को. सर एक उसका एक बात है, इंसिडेंट इंसिडेंटल आधा वो समझ गया है. कौन सा? उसमें इंसिडेंट तो एसडी के टाली लगे कोलेट्रल और वो वाला, ठीक है. एक डायग्राम बनवाता हूँ, ठीक है ना? फिर बताना, डिक्टेशन को अवगत करा दो. एक डायग्राम बना. ये लो जी, सिर्फ मैटर इन इशू की बात हो रही है. हाँ रवि, थोड़ा थोड़ा दिखाई दो, दिखाई देता है. आप पीछे छुप जाते हो, बिल्कुल उसके पीछे बैठ जाता है. हाँ, सिर्फ मैटर इन इशू की बात हो रही है. डन हो गया? सही. एनी ऑफ यू मैटर इन इशू एक बार डिफाइन कर दो. इशू वो है जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो और मतलब प्लेन के बाद वो वाले कॉज ऑफ एक्शन जो डिस्प्यूट्स हैं. डिस्प्यूट किसकी नजर में? कोर्ट की नजर में. जिनके ऊपर कोर्ट डिसीजन देना अनिवार्य समझता है, सिर्फ वही मैटर इशू है, ठीक है जी. ये देखो जी मेरी दीवार, ये देखो जी मेरा घर ढहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कॉज ऑफ एक्शन है. लेकिन ये दीवार उसकी वजह से ढही है कि नहीं ढही है, ठीक है जी, ये मैटर इशू है. ठीक है, दीवार तो कैसी हो सकती है? अभी पिछले साल भूकंप आया था, बहुत जोर से भूकंप आया था, आधी आधी दीवार में तरेड़ तभी आ गई थी. ठीक है ना? खेत के खेत अंदर धस जाते हैं, है ना? चलो, ये देखो डायरेक्टली बना, साथ साथ में कर लेना, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. क्या
हाँ बनाओ, जहां तुम्हारी मर्जी वहां बनाओ, ये तो आपको देखना था बनाना। सही हो गया, डन। बड़े ध्यान से मैं पूछूंगा, पहला क्वेश्चन है ये। कुछ मैटर इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में रहते हैं फॉर्मर सूट में, है ना। जो फॉर्मर सूट था और ये वाला जो सूट है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में है ना। ऐसी है ना रेस जुडिकेटा का कंसेप्ट। हाँ जी, यहां पे लिखो कोलेटरली, कोलेटरली और इंसिडेंशियली इन इशू। ठीक होगा जी, सही। बताओ, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू की चीज थी जो फॉर्मर सूट में थी और इस सूट में भी उठा ली। ठीक है जी, बताओ जी रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा? यस नो? कोई ऐसा है जो नो बोले? यस ही है, ठीक है ना, रेस जुडिकेटा लगेगा। यस, क्यों लगेगा? बिल्कुल सही बात है, शाबाश, वेरी गुड। सेक्शन में लिखा हुआ है। यही तो सेक्शन है। ठीक है जी, चलो जी, आओ। कोई चीज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली मैटर इन इशू नहीं थी फॉर्मर सूट में, ठीक है ना। या फिर जो अभी सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर इशू उठाकर लेकर आए हैं ये कोलेटरली और इंसिडेंशियली है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली नहीं है। बताओ रेजुडिकेटा लगाओगे या नहीं लगाओगे? यस नो? नो नो नो? कोई ऐसा जो यस बोले? मतलब है गुंजाइश? हाँ विकी, सिर्फ मैटर इशू पूछ रहे हैं, ठीक है। नो? चलो जी, हर्ष नो? नो बोल रहे हो? लक्ष्य नो? अजय वर्षा, हेमंत और करे क्या? सही, बिल्कुल सही, शाबाश। क्यों? मैटर इशू अलग हो गया, यही तो बोला था, मैटर इशू डायरेक्टली सब्सटेंशियल सेम होगा तो ही तो लगेगा। सही हो गया, ये कांड कर दिया। अब देखो ये जो अपना डायरेक्टली इन सब्सटेंशियली इशू वाला जो तीर है उसके नीचे दो तीर बना लो। अब मैं यहां पे दो तीर बना रहा हूं, ठीक है जी। हाँ, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू के नीचे दो तीर निकाल लो, जो दो तीर निकालते हैं ना, ठीक है जी। एक तीर के नीचे लिखो एक्चुअली इन इशू, और दूसरे तीर के नीचे लिखो कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, ठीक है। अब क्योंकि आपने देखो डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इशू अगर यहां पे दिखाई दे रहा हो अभी आपको, डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इशू के नीचे आपने मुझे ये बताया कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, ठीक है जी। अब वो चाहे एक्चुअली इन इशू हो या फिर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। एक्चुअली कैसे? एक्चुअली जो आपका मेन प्रोविजन है सेक्शन 11 का, और कंस्ट्रक्टिवली कैसे? वाया एक्सप्लेनेशन 4। यस, ठीक हो गया। कोलेटरली और इंसिडेंशियली पे नहीं लगता क्योंकि ये मैटर इशू अलग हो जाते हैं। हाँ, अगर आपकी क्वेरी ये है कि भाई कोलेटरली और इंसिडेंशियली होता क्या है, देखो जी, कोलेटरल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है ना, कि कोलेटरल चीजें कई बार मिसलेनियस कैसे हो जाती है, ठीक है जी। अब किसी को क्या है, किसी को वो गर्मी लग गई है, लू लग गई उसको सर्दियों, सॉरी गर्मियों में सर्दियों में नहीं, गर्मियों में लू लग गई उसको, ठीक है जी, डन। इशू क्या है इसमें? वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर भी तो इशू पूछेगा,
हाँ भाई इशू क्या है जी, लू लग गई, क्यों लगी भाई, गर्मी की वजह से लग गई, ठीक है जी। हाँ भाई पानी पुनी पिया करे, ना जी पानी तो इतना नहीं पीता भाई, पानी पिया कर ना, मैं पानी तो देखी जाएगी, सूरज रोज निकल जाता, कुछ इलाज करो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मिसलेनियस इश्यू होते हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंस वाले तो हैं लेकिन उनका कुछ हो नहीं सकता है, वो उनका तो अलग ही होगा सिस्टम, ठीक है जी। अपना इलाज कराओ, नींबू पानी पियो, ठीक है जी, अपना थोड़ा एसी वेसी लगाओ, कूलर कालर बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है जी, अपना लू ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया, डन। मान लो कोई भी केस आप करते हो, ठीक है जी, दीवार में तरेड़ आ गई, ठीक हो गया जी। अब दीवार की वजह से हुआ क्या, मेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी घट गई है, ठीक हो गया जी, सिंपल हो गया। अब क्या है, ये मैंने दीवार दो तो ठीक करवाने के लिए मेरा जो पड़ोसी था बी, मिस्टर बी, ठीक है जी, उसके खिलाफ मैंने केस कर दिया, ठीक है जी। थोड़े दिन के बाद मैंने केस किया, वो डिसाइड हो गया मेरे फेवर में, डिसाइड हो गया, ठीक है जी, डन। अब क्या है, थोड़े दिन के बाद मैंने एक केस और कर दिया, भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दो, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अब तो 1 करोड़ कम हो गई है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भाई 1 करोड़ नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ की तो मेरी खरीद है इस प्लॉट की, ठीक हो गया। डिक्लेयर करवा सकते हैं, बिल्कुल डिक्लेयर करवा सकते हैं। हालांकि ये वाला जो मैटर इशू है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई है, ठीक है जी, ये कोलेटरली और इंसिडेंशली है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली उससे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि तरेड़ आने से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं गिरती है, तरेड़ आ गई तो ठीक हो जाएगी, मकान टूटते बिगड़ते बनते नहीं रहते, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई। एक कारण ये भी है, ठीक है ना कहीं ये जो इशू है मेरे पास, जो अभी जो मैटर इशू मैं नए केस के अंदर लेके आया हूं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई है, ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, बट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली नहीं जुड़ा हुआ है, कोलेटरली और इंसिडेंशियली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इंसिडेंट क्या होता है, कोई भी घटना को इंसिडेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक काम होता है तो उसके साथ साथ में चारों तरफ 360 डिग्री के अंदर बहुत सारी चीजें घटित होती रहती हैं, ठीक है ना, तो वो उनके ऊपर एसडीकेटा नहीं रहेगा, सिंपल हो गया। अगर आपको सिर्फ मीनिंग समझना है तो ये सिर्फ जुड़ा हुआ मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना, ये सम हाउ बस हैपन हो जाते हैं, मैटर इश्यू के साथ डायरेक्टली सब्सटेंशियल रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते किसी भी केस में कि कोई भी मैटर इशू जो कोलेटरली और इंसिडेंटली जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली है ना, ये हमेशा हम इसको मैटर इशू अलग ही मानेंगे, ठीक हो गया। अब कोलेटरली इशू डायरेक्टली सब्सटेंशियल के नीचे आपने 2 तीर लगाए, ये बना लिया ना, ठीक है जी। ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका इस तरफ का, ठीक है जी, इस तरफ का, यानी अगर आप जो बैठो आपकी, ठीक है ना, मेरे यूं, ठीक है ना, इसके ऊपर एसडीकेटा लगा देंगे, इधर वाले के ऊपर, उस तरफ वाले के ऊपर एसडीकेटा नहीं लगेगा, सिंपल है, सही। दिखाओ जरा भैया क्या सीन है इसका। हाँ जी, एक सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, सेल एग्रीमेंट का, हम्म, ठीक है, तो वो डिसाइड हो गया, मतलब वो कुछ भी हुआ तो सेकंड सूट डाला उसने, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ उसका एग्रीमेंट का, बना देते हैं, इसको सारे करना पड़ेगा, जगह नहीं बची नीचे, मैं अपने समझने के लिए तो बना लूं, ठीक है ना, ये तो रिकॉर्ड, इस पे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है मुझे, बस इसमें बैटरी का इशू है, जब तक बैटरी चलेगी तब तक चलेगा इसका काम। हाँ जी, क्या बताया आपने, तो पहला सूट है प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट, दिखाई दे रहा है, प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट बना रहा हूँ, फॉर्मर सूट है जी, ठीक है जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेल एग्रीमेंट को लेकर, ठीक है जी, स्पेसिफिक एसआरए का है सेल एग्रीमेंट को लेकर, ठीक है जी। तो सेकंड सूट में वो मांग रहा है, डैमेज मांग रहा है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, इस सूट का क्या रहा, ये हो गया सर, जो कुछ भी हो उसका फिर भी डिसाइड हो गया सर, ये चलो डिसमिस कर देते हैं, ये लो, जिसमें चलो डिसमिस कर दो, सेकंड सूट है सर, डैमेज मांग रहा है इसका ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के, सेम पी वर्सेस डी, ठीक है जी। अब क्या मांग रहा है, डैमेज डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ, डैमेजेस फॉर ब्रीच, ठीक है जी, उसी एग्रीमेंट का, ठीक है। हाँ आप बताओ सवाल, इस पे लग जाएगा, क्या इस पे रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा, बताओ जी, लग जाएगा, यस नो। यस सर, पहला भी सेल एग्रीमेंट को लेकर है, ठीक है जी, आपने कोई स्पेसिफिक नहीं किया है, सेल एग्रीमेंट को लेकर ही है,
ठीक है ना। SRA के अंदर ही ये रेमेडी है, डैमेजेस, कंपनसेशन, इंजंक्शन, इंजंक्शन के अंदर 2 इंजंक्शन, ठीक है जी, और अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह, ये उसी की स्पेशल रेमेडीज है ये, ठीक है ना। सही। SRA के अंदर 2 सेक्शन भी ऐसे हैं कि एक बार डैमेजेस वगैरह लेने से अगर वो मना कर दे तो बाद में फिर फ्रेश सूट नहीं डाला जाएगा, ये उसी में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो रेस जुडिकेटा इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू में था। एक एग्रीमेंट को लेकर मान लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, इंजंक्शन लगवानी है, ठीक है जी, और नेगेटिव एग्रीमेंट को भी जो है एनफोर्स करवाना है, व्हाटसोएवर करवाना है, उसी एक्ट के अंदर साथ में ही रेमेडी है, डैमेजेस, कंपनसेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी, वो भी आप करवाएंगे। अगर आपने वो छोड़ दी तो ऑर्डर टू रूल 2, ऑर्डर टू रूल 2 से वाया बाईपास लेके एक्सप्लेनेशन नंबर 4 CPC आ जाएगा, फॉलो हो जाएगा। हाँ जी, और बताओ। सर हाँ जी। जैसे कोई फैमिली केस है हाँ हाँ, सेक्शन 9 का, फैमिली केस है सेक्शन 9 का, हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है, RCR का है। आरसीआर का सर, हाँ ठीक है। वो रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन हस्बैंड वर्सेस वाइफ, वाइफ का, ये है फॉर्मर सूट, किस चीज का है? सेक्शन 9 RCR 9, ठीक है जी, HMA ये डिसमिस हो गई सर। डिसमिस होगी, ठीक है जी, डिसमिस हो गया, ठीक है। तो बाद में मतलब बाद में एप्लीकेशन हस्बैंड वर्सेस वाइफ, ठीक है जी, अब क्या है? हस्बैंड ने दोबारा से डाल दिया है RCR का, ठीक है जी, 9 का। मतलब हाँ बताओ जी, एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? सवाल समझ में आया? रिजेक्ट हो गया। हाँ, एक, हाँ पहली डाली थी वो रिजेक्ट होगी, अब फिर से डाल दिए, मेरा घर बसवा दो। लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी बताओ। और पहली बताओ। वाली हार्ड एंड फाइनल डिसाइड दिख लिया। पहली वाली डिसमिस, डिसमिस डिसमिस पहले वाला। डिसमिस ही होगी। सेम केस डाल दी, नहीं डलेगा ना, मतलब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ जी हिम्मत, नहीं लगेगा। जटी, नहीं लगेगा। हाँ जी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपने लगाया है, नहीं लगेगा। ठीक है जी, नहीं लगेगा। क्यों लगा रहे हो? यस सर, RCR ये तो कल डिसाइड कर चुके हम, ये कल इलस्ट्रेशन आया था, ठीक है ना। हाँ ये दोबारा भी तो आ रहा ही हो सकता है RCR का मामला। ये कल कर चुके हम डिस्कस, ठीक है जी। रेस्ट जुडिकेटा नहीं लगेगा भाई, पहले नहीं प्रूव कर पाया, या प्रूव करवा लेगा, रेंट वाला करवाया था पूछी का भी। ठीक है ना। पिछली बार कल ही तो करवाया था, क्रुएल्टी का केस किया उसने, डाइवोर्स का, ठीक है जी, डाइवोर्स का नहीं प्रूव करवा पाया, डाइवोर्स का केस डिसमिस हो गया, ठीक है जी। अब फिर से डाल दिया, अब प्रूव करवा लेगा। पहले वाला से डिसमिस हो गया, वो उसकी वाइफ ने बोल दिया जिंगा देसी कर रहा है ना एक बार। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में हाँ बिल्कुल है, ध्यान रखना, कुछ कोज ऑफ एक्शन ऐसे होते हैं वो हर बार नए हो जाते हैं, नया हो जाएगा दोबारा। फिर कोई तो अच्छा राइज हो जाएगा। ठीक है ना। और लगभग कोज ऑफ एक्शन के साथ ऐसा है। और बताओ। चलो कंपिटेंट कोर्ट के विषय में लिखो। हेडिंग बना लो, कंपिटेंट कोर्ट। इसको थोड़ा कम ही छेड़ूंगा मैं, वरना बहुत जल्दी बैटरी इसकी जाती है। हाँ जी, बना ली हेडिंग। लास्ट पॉइंट पे रेस्ट जुडिकेटा के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जो एग्जैक्ट बेयर एक्ट में लिखा है ये थोड़ा सा बाईपास होके इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है जी। अगर मैं सिंपल आपको क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, केस लो कराने लग जाऊंगा, तो ये समझ में नहीं आएगा। एक बार जरा कंपिटेंट कोर्ट किसको कह रहे हैं, सेक्शन 11 में एक बार समझ लेते हैं। लिखो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 CPC, द टर्म competent competent टू ट्राई करना, competent टू ट्राई को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दो, मींस competency to try the subsequent suit if brought at the time, comma,
The first suit was brought, comma, in other words, फिर से comma, the relevant point of time for deciding the question of competence of the court is the date is the date when the former suit was brought, and not the date when the subsequent suit was filed. ठीक है जी। आज ये जो सब्सीक्वेंट सूट आया है, ये उस समय जब फॉर्मर सूट आया था, क्या वो फॉर्मर कोर्ट आज के जितना उस समय पिछली ही डेट को क्या वो कॉम्पिटेंट थी उस समय आज के जितनी जो ये सब्सीक्वेंट कोर्ट जो सुन रही है? ठीक है जी, ये डिसाइड करना है, समझे? पहला टेक्निकल पॉइंट है ये, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली चलेगी, वरना डिस्कस करते आज, नहीं तो कल बक्कल वक्त तो इसका उतरेगा। ठीक है जी, चलो जी। क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट सूट वॉज फाइल्ड, लिख लिया, फुल स्टॉप। द वेरी ऑब्जेक्ट behind the condition with respect to the competency is that the decision of the court of limited jurisdiction ought not to be taken as final and binding on a court of unlimited jurisdiction. Full stop. For the purposes of understanding the captioned head note For the purpose. of understanding the captioned heading and explanation art to section 11 CPC, comma, there are following kinds of courts as far as their jurisdictions are concerned. ठीक है जी, दो बिंदु डैश लगाओ, नीचे लिखो कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। कौन सी कोर्ट होती है? कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। कौन सी कोर्ट होती है? नंबर 2 लिखो, कोर्ट ऑफ, भूल गए, कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, इंट्रोडक्शन में करवाया था ये, और आपने डिक्टेशन भी लिखी इस पे, कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। नंबर 3, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन। ठीक है जी, ये जो आपका तीसरी जो कोर्ट है, इसके अंदर एक पॉइंट और बना लो, बस 4 नंबर मत डालना उसको, ठीक है ना, इसको 3A या ABCD करके डालो। कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन।
कोर्ट नंबर 4 लिखो, कोर्ट ऑफ अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी, ये पढ़ लेना, क्योंकि जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं आता फिर वो एक्सप्लेनेशन आर्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे जुरिस्डिक्शन पढ़ लेना, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्लेनेशन नंबर 8 में किस जुरिस्डिक्शन का झगड़ा है। क्वेरी नहीं समझ में आएगी और ना, ठीक हो गया। हेडिंग बनाओ, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। लिखो। लाइट ऑन क्या है? लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है ना, नहीं। फॉर द पर्पसेस ऑफ द प्रिंसिपल, पंखा नहीं चल जाता फिर, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। बड़े ध्यान से लिखो, इशू क्या है ऑफ रेस जुडिकेटा। एक्सप्लेनेशन 8 comma the competency of court as far as the aspect of limited jurisdiction is concerned, comma is referred to the pecuniary limits or subject matter limits of any court। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 के अंदर हम या तो पेक्यूनरी लिमिटेड जुडिक्शन की कोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर वाली लिमिटेड कोर्ट की बात कर रहे हैं। हम किसी भी कोर्ट या फिर उसके जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रहे। फुल स्टॉप। दैट फ्रॉम द पेक्यूनरी पॉइंट ऑफ व्यू, if a point of view, comma if a court can try any suit without any pecuniary limits, comma will be considered as court of अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ज्यादा आवाज नहीं आ रही है? अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। मैडम को फिर रोक देंगे, बता देना अगर ज्यादा आवाज है, ठीक है। एक कोर्ट जो पेक्यूनरी लिमिट्स की परवाह ना करे सूट को डिसाइड करते समय, वो कौन सी कोर्ट हो सकती है? कोर्ट ऑफ अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाली ही कोर्ट हो सकती है वो, इसके अलावा कोई कोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कोर्ट से गलती हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के दिखाई दे रहा है कि मेरा जुरिस्डिक्शन 10 लाख का है, मैं 10 करोड़ का डिसाइड कर रहा हूं, ये अनटीनेबल है। ये भी एवरेज, मतलब ये टॉलरेट नहीं होगा, गवर्नमेंट कौन हो जाएगा उसका, ठीक है जी। एंड कॉमा डाल के, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of subject matter, comma if the court can try, सब्जेक्ट मैटर, if the court can try any subject matter
चल रहा भैया ये, आज तो इसने मजा दिलवा दिया। क्या करना है? बुरा मान गया ये? अरे हो जा भैया। चलो लिखो जरा, आगे लिखो। क्या लिखा है? एनी सब्जेक्ट मैटर। कौन सी कोर्ट बोलेंगे उसको? जिसको सब्जेक्ट मैटर की परवाह ही नहीं, जिस कोर्ट को। कौन सी कोर्ट कौन सी कोर्ट हो सकती है? अनलिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन वाली कोर्ट। जो लिख रहे हैं उसी के रेफरेंस में बात करोगे। हाँ जी, कोमा देन इट विल बी deemed to have unlimited subject matter jurisdiction। ठीक है जी। आओ जरा नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ। डिस्प्यूट के ऊपर आते हैं कि डिस्प्यूट क्या है। लिखो जी, एक्चुअली the term courts of limited jurisdiction, courts of limited jurisdiction को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर लो, mentioned in explanation 8 to section 11 CPC has many different interpretations, comma interpreted by different high courts at different times, full stop. Some of the high courts were of the view that the court of limited jurisdiction if competent to try subsequent suit comma res judicata shall not be operated and some of the high court rest of the करना and rest of the high courts was of the view which is perfectly vice versa। Full stop. The instant dispute has been finally decided by the Honorable Supreme Court
वाइड इट्स जजमेंट। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायणन नायर। सुलोचना अम्मा, देखो शायद आपकी इसमें कमेंट्स में मिलेगा, सेक्शन 11 के नीचे कमेंट्स के अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। नैयर बोले, नैया बोल रहे हो? मेरे बारे में है। नारायणन नायर, नायर 1994 सुप्रीम कोर्ट। देखो जी, अभी तक आपने डिक्टेशन में क्या लिखा है? बड़े ध्यान से समझना। ये लो जी, अभी तक प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, एक तो फॉर्मर सूट जैसी व्यवस्था है। अगर कोई फॉर्मर सूट नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश सूट है, तो क्या रेस जुडिकेटर का सवाल आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक सबसीक्वेंट सूट है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से प्रिज्यूम कर लेना। मैं जो सिर्फ जो पॉइंट है अभी सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूं। कभी ये सोचे कि मैटर इशू अलग है, ये एडजुडिकेटेड हुआ, हार्ड एंड फाइनल डिसाइडेड, मैं किसी विषय में बात नहीं कर रहा हूं। अगेन दोबारा से शूट, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, सही। अब फॉर्मर सूट्स और सब्सिक्वेंट सूट है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फॉर्मर कोर्ट थी, है ना, एक सब्सिक्वेंट कोर्ट है। यस नो? सिंपल। चलो जी, डिक्टेशन में आपने ये लिखा है कि जब आप कंपिटेंसी चेक करोगे, ठीक है, और कौन सी कंपिटेंसी? जो एक्सप्लेनेशन 8 में लिखी हुई है, सेक्शन 11 सीपीसी में जो लिखी हुई है, ठीक है। आओ जरा एक बार दर्शन करें, चलो पढ़ो जरा, अपनी दिव्य दृष्टि खोले ना भैया। मैं वर्ड टू वर्ड कर दूं। एक इशू जो कि हार्ड और फाइनली डिसाइड हो चुका है बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, अंडरलाइन करो, यहां पर सिर्फ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। कंपिटेंट टू डिसाइड सच इशू, ठीक है जी। वो कैसी कोर्ट थी? ये जो फॉर्मर कोर्ट, आ जाओ जरा, फॉर्मर कोर्ट, सबसीक्वेंट कोर्ट, दो कोटा की। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 क्या बोल रही है कि नंबर 1, ये वाली कोर्ट कौन सी कोर्ट है? ये लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली कोर्ट है, ठीक हो गया जी। लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली कंपिटेंट कोर्ट है, ये लिखा है। चलो आगे, उसने हार्ड ऑफ फाइनल डिसाइड कर दिया है, shall operate as res judicata in a subsequent suit, रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट हो जाएगा वो, किसमें? सबसीक्वेंट सूट में, ठीक है ना। यहां पे सबसीक्वेंट सूट ले देता हूं, सब सूट,
ठीक है जी, समस्या हल। समस्या कहां रही है? नॉट विद स्टैंडिंग दैट, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन, ये वाली जो कोर्ट थी ना लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली, यही कोर्ट यही एफसी है ना, फॉर्मर कोर्ट, कैसी है ये? लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली। Notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try, वो competent नहीं थी। To try such subsequent suit, ये वाला जो सूट है सबसीक्वेंट, इसको ट्राई करने। सबसीक्वेंट सूट तो जब डलेगा, जब डले वाली बात होती है। ये इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से कर रहे हैं कि भाई ये कोर्ट, मान लिया कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन थी, वो कॉम्पिटेंट थी, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके भाई ये वाला जो सबसीक्वेंट सूट, ये जो आज डल रहा है, कि वो सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी। समझ रहे हो? ये इस तरीके की लैंग्वेज है, इस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे भाई। सबसे पहले केरला हाईकोर्ट का केस कराऊंगा ना, सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का केस करेंगे, फिर उसके बाद केरला का हाईकोर्ट का केस करेंगे, फिर सुलोचना अम्मा का केस करवाऊंगा। ठीक है जी। और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, ये बेसिकली सब्सिक्वेंट सूट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। डिक्टेशन में हमने 4 प्रकार का जुरिडिक्शन बांट लिया मोटा मोटा। ठीक है जी। कौन सा? एक तो होता है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, एक सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। ठीक है ना, सिंपल। और एक चौथा कौन सा करवाया हमने? अनलिमिटेड वाला हो गया। अगर कोर्ट अनलिमिटेड जुरिडिक्शन वाली, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है जी, सिंपल। अगर एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है तो भी कोई इशू नहीं। अब जैसे रोहतक के अंदर एक एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन वाली कोर्ट है, कौन सी? चेक बाउंस वाली कोर्ट है। चेक बाउंस का केस चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, ठीक है ना, इधर ही आएगा। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, मैं बोलता रहा हूं मुझसे, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक हो गया। एक शहर के अंदर जितने भी केस हैं चेक बाउंस के, वो रोहतक की जो अपनी चेक बाउंस वाली कोर्ट है, सिर्फ उसी में ही जाएंगे। चाहे वो चेक बाउंस का केस मैम में आ जाए, चाहे वो सापला रोहतक में ही ना, है ना, चाहे वो सापला में आ जाए, चाहे शहर के किसी भी हिस्से में आ जाए। डिगल कहाँ है? डिगल जज्जर रोहतक में। चलो मिला लेते, हम मिलाते, फॉर वाइल मिला लेते। जैसे डिगल में आ गया, बेरी तो जज्जर में है ना, डिगल रोहतक में, बेरी जज्जर। सही हो गया। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी वहां पे बेसिकली जहां पे सब्जेक्ट मैटर के जुरिडिक्शन की बात होगी और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन की बात होगी। ठीक हो गया। क्योंकि पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन के अंदर 2 प्रकार की कोर्ट होगी, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर वाली कोर्ट और अनलिमिटेड सब्जेक्ट मैटर वाली कोर्ट। लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन वाली कोर्ट, अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन वाली कोर्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी ये। ठीक है जी। मैं नहीं समझा, आवाज आपकी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हो गए, यूनिक है सबसे ज्यादा नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो अनलिमिटेड एक तरीके से, बट अगेन कन्फाइन मत होना। ये स्टेटमेंट आपकी ये कंप्लीटली फेयर नहीं है। ऑफिशियल गजट में जो छपा हो उसके साथ देख लेंगे किसको। सर ये तो इशू ही नहीं है बेसिकली। आप जो एक्सप्लेनेशन 8 के अंदर जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी। सर इसमें मेनली ये कह रहे हैं कि जैसे जो एक इशू डिसाइड हो गया, चाहे वो लिमिटेड जुरिडिक्शन वाली कोर्ट से डिसाइड हुआ, अब जब तक सब्सीक्वेंट सूट जब चलेगा तो उसके अंदर क्या कहते हैं, उस वाले इशू पे रेसिडिकेटर लग जाएगा।
देखो यही डिस्प्यूट है, यहां तक तो ऊपर वाली बात थी ठीक। ये जो नोट स्टैंडिंग करने के बाद जो है आपने जो डिक्टेशन में लिखा है, ठीक है जी, उसमें आपने क्या लिखा है, देश की, रुको रुको, देश की हाई कोर्ट्स जो है वो बेसिकली दो टुकड़ों में बट गई हैं, ठीक है ना। कुछ एक हाई कोर्ट तो ये बोल रही हैं, ठीक है जी, अगर वो इनकम्पिटेंट है कोर्ट, ठीक है ना, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। और कुछ एक हाई कोर्ट ये बोल रही है कि अगर वो यानी वो लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट जो है वो इनकम्पिटेंट है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। झगड़ा ये आ रहा है, ठीक हो गया, सिंपल हो गया। मैं इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूं, इस वजह से चाहता हूं कि आप यहां वहां मत जाओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये फलाना डिस्ट्रिक्ट, कहीं कुछ नहीं। जो आपने डिक्टेशन में लिखा है मैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं, डू नॉट जंप। सही। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 क्या कह रही है, नॉर्मली कि लिमिटेड जुडिक्शन वाली जो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, ठीक है जी, अगर उसने डिसाइड कर दिया रेस जुडिकेटा ऑपरेट हो जाएगा सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर, नॉटविथस्टैंडिंग दैट। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। भाई फिर कहना क्या चाह रहा है, ऊपर बोल दिया कॉम्पिटेंट है, नीचे बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो भी लग जाएगा। समझ रहे हो इशू क्या है? यस नो? ठीक है जी। और यही डिसाइड करना पड़ेगा। किसी दिन ये सोच लिया एसपीएससी ने या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी ने, ठीक है ना, और ये जो एडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई टेस्ट जो है मुश्किल करना है, ठीक है ना, तो या तो कंस्ट्रक्टिव में से, ठीक है जी, और सच में ये सोच लिया कोई एक के जैसा आ गया कि ना मैं तो भैया कॉन्फिडेंस ऐसा तोड़ूंगा बच्चों का कि अगली बार दिखाई नहीं देगा पीटी के एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसमें से आएगा। ठीक हो गया जी। सवाल समझे? सवाल ये है कि भाई कंपिटेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए फॉर्मर कोर्ट। एक बात तो पक्की है कि लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट है ना, लिमिटेड जुडिक्शन, इसके बाद भी तो कंपिटेंसी आएगी। अब भाई वो कंपिटेंट हो के ना हो, कंपिटेंट है तो भी रेस जुडिकेटर लगा रहे, फिर बोल रहे इनकम्पिटेंट होगी तो भी रेस जुडिकेटर नहीं लगेगा, रेस जुडिकेटर लग जाएगा। तो कुछ हाईकोर्ट बिल्कुल इसको डायरेक्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो इशू नंबर 1, इनकम्पिटेंट है, कोर्ट ऑफ तो लिमिटेड जुडिक्शन है वो, ठीक है ना, बट इनकम्पिटेंट है, रेस जुडिकेटर लगा दिया। वाई एक्सप्लेनेशन नंबर 8। कुछ हाई कोर्ट इनकम्पिटेंट कोर्ट की फॉर्मर इनकम्पिटेंट लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट की डिसीजन के ऊपर रेस जुडिकेटर नहीं लगा रही। सही, सिंपल। यहां पर आ जाती है इंटरप्रिटेशन। आपको क्या लगता है, किसको सवाल नहीं समझ में आया वो बताओ। अगेन कोई तीसरा तिगड्डे का इशू लाके फिलहाल एंटरटेन नहीं करूंगा। इस पॉइंट के ऊपर बात करो, किसको ये डिस्प्यूट समझ में नहीं आया। ध्यान रखना ये वो वाला डिस्प्यूट है, ये वो वाला इशू है। अगेन हर कंसेप्ट के अंदर आपको 2-4 कंसेप्ट ऐसे करवाए जाते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में सर्वदा ही गलत करवाए जाते हैं, ये उसमें से एक है। जब तक कोर्ट में धक्के नहीं खा के देखेगा मास्टर सीख ही नहीं सकता ये कंसेप्ट। मैं वेट कर रहा था इसलिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी हर्ष। कि वो कॉम्पिटेंट भी थी, लिमिटेड भी, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिमिटेड को ना, वो कॉम्पिटेंट थी बस। ये देखो जरा, ये लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट है। ये कोर्ट 10 लाख तक के मुकदमे सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है। मतलब उस पर्टिकुलर केस के लिए वो कॉम्पिटेंट लिमिटेड को। आपने जो सवाल पूछा उसकी इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से जा रही है कि भाई एक तरफ तो बोल रहे हैं लिमिटेड जुडिक्शन, एक तरफ कॉम्पिटेंट। लिमिटेड जुडिक्शन के अंदर कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। यहां पर कॉम्पिटेंट होने का मतलब अनलिमिटेड जुडिक्शन ये नहीं है। सही है? डन हो गया पॉइंट ये? जिस
इसी हिसाब से जिस सब्जेक्ट बनता हो वहाँ पे केस एडिटिंग होता है। ये सारी की सारी कोर्ट जब शुरुआत में कोर्ट आती है क्या अनलिमिटेड जुडिक्शन होता है उसका? नहीं, लिमिटेड होता है। जैसे 100 में से 99 कोर्ट ऐसी है जिनका जुडिक्शन लिमिटेड होता है। अपने लिमिटेड जुडिक्शन के अंदर वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। ठीक हो गया? सही। ये खास तौर से जो पेक्यूनरी जुडिक्शन वाली जो कोर्ट होती है उनके साथ समस्या होती है, क्योंकि पेक्यूनरी जुडिक्शन की बात करेंगे, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, चाहे वो डीजे हो, पैसों के लिए सूट आ रहे हैं। ठीक है जी, उसमें से उसके अंदर ठीक है जी पर्टिकुलर 10 लाख तक का बता दिया। अब 10 लाख तक का बता तो दिया है, लेकिन वही बात है वैल्यू गिरा दी, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया उसका। फिर लास्ट में बोलेगा भाई नहीं मेरा तो जुडिक्शन नहीं बनता, आप ले जाओ उसको। समझ गए? ये चेक करना पड़ेगा। तो ये जो पेक्यूनरी जुडिक्शन बना रखे हैं लेजिस्लेशन में, हाँ, इसी पीछे से क्या मोटिव है? इसके पीछे का मोटिव अंदर ये बनाने का पेक्यूनरी जुडिक्शन बनाने का क्या? ये अननेसेसरी के जो है ये फ्लड आ जाएगा वरना कोर्ट्स के अंदर। जैसे कोई छोटी कोर्ट है, मान लो जेएमआईसी की है, तो 10 लाख तक केस हो सकता है, मान कितनी जितनी भी है। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। तो क्या मतलब वो 1 करोड़ की उसने कॉम्पिटेंट दिया या 10 करोड़ की? नहीं, सिर्फ इसलिए है कि भाई एक कोर्ट के अंदर, एक प्रकार की कोर्ट के अंदर फ्लड ना आ जाए। ठीक है ना? कि 5,000 की वही केस लग रहा है, हाँ, 100 करोड़ का 5,000 करोड़ के भी वही लड़ रहा है। क्या लगता है? बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो मेरा केस नहीं है। हाँ, ये देखो देखो, कई चीजें ऐसी हैं जो लेजिस्लेशन को पता तो है, लेकिन वो किसी बेर एक्ट अन्यथा किसी कमेंट्री वगैरह में नहीं लिख सकते। कंडीशन अच्छी नहीं है जजेस की। ठीक है ना? सिंपल हो गया हिसाब किताब। तो क्या है, एक कोर्ट के ऊपर सारा का सारा बर्डन ना, इसलिए जुडिक्शन की व्यवस्था है। अब सब्जेक्ट मैटर के जुडिक्शन वो भी इसीलिए होते हैं, टेरिटोरियल की वो भी इसीलिए होते हैं। एक कोर्ट बना दो देश के अंदर की, दुनिया जो अपने देश में जितने भी टेरिटोरियल है सारा का सारा जुडिक्शन उसी को दे रहे, पागल हो जाएगा वो। ठीक है जी, डन हो गया? चलो जी, हाँ जी, हिम्मत बताओ। सर जैसे जो कॉम्पिटेंट होता है हाँ इसमें, हाँ, सर वो फॉर्मर सूट के लिए होनी चाहिए ना। फॉर्मर सूट में जो इशू अराइज हो रहा है ये कहाँ लिखा है? इसमें कहाँ लिखा है? इसमें नहीं लिखा सर। तो हाइपोथिकेशन करना जरूरी है क्या? नहीं। फिर एंटी टू सब्जेक्ट आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज द लेजिस्लेशन, उन्होंने लिख दिया है हु यू आर। आपको तो वोट डालते हुए 2-3 बार हुआ है। जैसा लिखा बेटा वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है ऐसा कि फॉर्मर सूट की चेक कर रहे हैं, फॉर्मर कोर्ट की चेक कर रहे हैं, या फिर किस कोर्ट की चेक कर रहे हैं? फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास प्रायोरिटी है। ये हमारे बस की बात नहीं। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको करनी नहीं चाहिए एक्सरसाइज। ठीक है, लेमन नहीं हो आप। ठीक है ना? ये जो प्राइम टाइम पे बैठ जाते हैं न्यूज चैनल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तू कौन है बे? सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था वो कर दिया। ठीक है ना? सही। अभी पीछे क्या हुआ, मैं किसी डिबेट में बैठा हुआ था, पता नहीं उसमें लल्लू आया हुआ था। तो अब हुआ क्या, ये जैसे एनसीईआरटी में आते हैं, फॉलो होते हैं एनसीईआरटी में। तो अभी थोड़े दिन पहले वो नहीं किया था वो गाड़ियों को लेके, भैया आप जो है पुरानी गाड़ियों को वो हटा रहे थे उनको। ठीक है जी, अब वो छिड़ गया। कौन है अपना ट्रांसपोर्ट मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी। बोला वो होता कौन है, वो होता कौन है मुझे बोलने वाला, तू अपनी गाड़ी छोड़ दे। लेकिन वो ढंग की डिबेट नहीं थी। ठीक है ना? कि भाई मैं उसके अंदर उसको कोई जवाब वगैरह था, बस बैठे हुए थे अपना, जैसे होता है कि भाई एक बार अब मिलना है जी आपसे, तो अपना यूं है कि भाई चलो भाई ठीक है। फिर वो बैठ के अपना बहस बूस करने लग गए। मैं अपना उठ के मगर भाई चलता हूँ। ठीक है, चले। मेरे मन में तो बहुत कुछ है। वो इस देश का ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का मंत्री है, वो उसके पास में ओनली ही कैन हु यू आर। लेकिन मैं अगर ऐसा बोल देता तो छिड़ जाता। ठीक है ना? हाँ जी, कॉमन मैन जैसे मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट होता है, हाँ क्रिटिसाइज करो आप। क्रिटिसाइज तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता हाँ करो। है। देखो कोई भी क्रिटिसिज्म से बचा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, वो अपना कंटेम्प्ट करके खुद कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बाकी कोई कोर्ट नहीं लगा सकती। ठीक है ना? ये आपकी उसके लिए ना, ये अजीत भारती का चैनल डू पॉलिटिक्स एक बार चेक कर लेना। कहाँ गया? ना करो, डू पॉलिटिक्स करके अजीत भारती। वो बड़े भारी भारी शब्द यूज करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए।
ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उसको एक बार कंटेम्प्ट के लिए उसको कर भी चुका है, वो फिर भी नहीं माना। ठीक है ना उसके, अब वही बात है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स हैं जो पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है जी, ही इज वन ऑफ देम। ये बोल रहा भाई क्रिटिसिज्म से ऊपर कैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट, सीधा सिंपल, भगवान है क्या? हमारे लिए है, मैं यूं नहीं कर रहा कि क्रिटिसाइज करो उसको, ठीक है ना, हमारे लिए तो है, हमारे तो भाई बाप है भैया वो, ठीक है ना। कल को तो ऐसे भी आएंगे, कल को जाके मीन्स वगैरह लिखोगे, ऐसे वगैरह आएंगे, ऐसे में तुम तो अपने विचार डालने लग जाओगे। एग्जामिनर क्या करेगा, ये देखो ये जस्टिस चलमेश्वर के पिताजी पूर्वज आए हुए हैं पेपर देने के लिए, क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट शुड डू दिस, फड़ाक, सही, जैसा लिखा है वैसा ही सोचना है। सही से एक आम आदमी करता है, कॉमन मैन। हाँ कॉमन मैन, लास्ट पावर है उसके पास, सीधी लास्ट ही पावर है उसके पास। हाँ जी, सर एक बात ये दोबारा बताना सर, किसको? मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कोर्ट है लिमिटेड जुडिक्शन की उस सूट को ट्राई करने के लिए, और उसमें जो इशू सब्सिक्वेंटली जो रेज हुए इसमें यही है ना बस। हाँ सिर्फ यही है, ऊपर ये बोल दिया है कि भाई लिमिटेड जो, अगेन कोई हवा नहीं है, ये राय का पहाड़ अपने आप बना रहे हो, जो लिखा है सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है, सिर्फ उसी को ही उसका मतलब, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। इसके नॉटविथस्टैंडिंग से पहले 2 टुकड़े कर लो, नॉटविथस्टैंडिंग के बाद 1 टुकड़ा, नॉटविथस्टैंडिंग से पहला टुकड़ा। पहले टुकड़े में क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन है, ठीक है जी, जो कि कंपिटेंट थी फॉर्मल सूट को सुनने के लिए, ठीक है जी, तो क्या है, रेस जुडिकेटा जो है ऑपरेट हो जाएगा। अब नॉटविथस्टैंडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस वो वाली कोर्ट जो थी वो कंपिटेंट नहीं थी और जो सब्सिक्वेंट सूट आया था उसको सुनने के, समझ पा रहे हो? सर नॉटविथस्टैंडिंग से पहले जो हो गया फॉर्मल सूट के लिए हो गया, सब्सिक्वेंट सूट के लिए हो गया। सब्सिक्वेंट सूट के लिए बोल, ये देखो डायग्राम, सॉर्ट ऑफ डायग्राम, अगेन बनाए नहीं हो गए है ना, मास्टर कहेगा तब बनाओगे, इसको क्रिएट करना क्योंकि कल भी चले गए, फिलहाल समझ लो इसको। इस एक्सप्लेनेशन के 2 टुकड़े हो चुके हैं, आपको दिखे चाहे ना दिखे, और कोई बच्चा जबरदस्ती कर रहा तो वो कर रहा, उसका कोई इलाज, ठीक है जी। मैं वर्ड टू वर्ड दोबारा से हिंदी में वर्ड टू वर्ड इसको बोल रहा हूं, ठीक है जी, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा और वैसा ही समझना और वैसा ही याद करना पड़ेगा और वैसा ही लिख के आना पड़ेगा। एक इशू जो कि हार्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है एक कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन से, ठीक है जी, जो कि कंपिटेंट टू डिसाइड सच इशू, वो वाले इशू को करने के लिए कंपिटेंट थी, शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, शैल लिखा हुआ अंडरलाइन करो, रेस जुडिकेटा ऑपरेट हो जाएगा यानी लग जाएगा रेस जुडिकेटा। हाँ इन ए सब्सिक्वेंट सूट, यस, रेस जुडिकेटा किस में लगता है, फॉर्मल सूट पे लगता है, सब्सिक्वेंट पे लगता है, सब्सिक्वेंट पे लगता है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच कोर्ट, ये वाली जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन थी वाज नॉट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है ना, वो वाला सब्सिक्वेंट सूट उसको सुनने के लिए कंपिटेंट नहीं थी। ये जो सब्सिक्वेंट सूट आया, ये देखो तीर मारा हुआ मैंने, ये देखो नॉटविथस्टैंडिंग के बाद वाला, जब मैं कह रहा हूं कि ये डिस्प्यूट है, ठीक है जी, कि ये वाली जो लिमिटेड जुडिक्शन वाली कोर्ट थी वो कंपिटेंट नहीं थी सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के लिए, और या फिर वो वाला सूट जिसमें ये वाला जो इशू है सब्सिक्वेंटली रेज किया गया, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट ही होगी, ठीक है जी। हम तो इशू निकाल रहे हैं, भाई कहना क्या चाह रहा है, कंपिटेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल क्या आ गया भाई, वो लिमिटेड जुडिक्शन वाली, ये तो फिक्स है, लिमिटेड जुडिक्शन कोर्ट के ऊपर ही बात कर रहा है ये एक्सप्लेनेशन, भाई वो लिमिटेड कोर्ट ऑफ जुडिक्शन, नॉट कंपिटेंट, भाई वो कंपिटेंट हो या इनकम्पिटेंट हो, क्योंकि दोनों जगह ये बोल रहा है कि रेस जुडिकेटा ऑपरेट हो जाएगा, सही है, समझ पा रहे हो, यस नो?
ध्यान रखना, इसमें सेल्फ जजमेंट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्राणी अपनी जजमेंट, अपने ओपिनियन दे रहा है, मैं हाइपोथिकेशन ही कहूंगा उसको। सिंपल। इस पे सवाल बताओ, किस किस को ये डिस्प्यूट नहीं समझ में आया? मुझे तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जानना है, इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। ये डिस्प्यूट किस किस को समझ में नहीं आया बताओ, क्या डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट क्या है? सीधा सिंपल है। यानी अब इसी कारण से देश के अंदर हाई कोर्ट्स जो है दो टुकड़ों में बट गई हैं। कुछ हाई कोर्ट्स कहती हैं कि भाई अगर वो कंपिटेंट है, ठीक है जी, तो हम रेस जुडिकेटा लगाएंगे। कई कोर्ट ये बोल रही है कि भाई नॉटविथस्टैंडिंग के बाद दे तो रखा है प्रोविजन, अगर कोर्ट इनकम्पिटेंट है तो भी रेस जुडिकेटा लगा देंगे। कई हाई कोर्ट सिर्फ कंपिटेंसी पर रेस जुडिकेटा लगा रही है, कई हाई कोर्ट्स कंपिटेंसी इनकम्पिटेंसी दोनों के ऊपर जुडिक्शन वो क्या बोलते हैं रेस जुडिकेटा लगा रही है। समझ रहे हो? डिस्प्यूटराइज हो गया। क्या ये डिस्प्यूट समझ में आया? हेमंत, हरी, हरी, लक्ष्य, हाँ हेमंत। सर यहाँ नॉटविथस्टैंडिंग से पहले ये कहा लिखा है कि कॉम्पिटेंट उसके लिए होनी चाहिए। ये रहा सच सब्सिक्वेंट सूट लिखा तो हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच कोर्ट। नॉटविथस्टैंडिंग से पहले हाँ सब्सिक्वेंट की कहाँ बात होगी? ये रहा, इसमें रेस जुडिकेटा इन ए सब्सिक्वेंट सूट। रेस जुडिकेटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, नॉटविथस्टैंडिंग से ठीक पहले वर्ड लिखा हुआ है। सर वो तो लगेगा सब्सिक्वेंट सूट पे लगेगा, हाँ बट ये कहा लिखा है कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ट्राई करने के लिए। तो फिर कंपिटेंसी का हम सवाल क्यों कर रहे हैं? कोई कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं है किसी केस को सुनने के लिए, आप रेस जुडिकेटा कैसे लगा दोगे? उसने किसी कोर्ट ने जबरदस्ती आपका केस लेके, ठीक है ना, क्योंकि कंपिटेंसी का तो सवाल कोर्ट को निपटाना चाहिए। सर जैसे एक सिचुएशन बात होगी फॉर्मल सूट में सुनो एक एक बेटा, एक एक करके, एक एक करके। फिर ये नीचे हाँ देखो जी, ज्यूरिसडिक्शन, ये इसके ऊपर डिक्टेशन भी कर चुके हो आप। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिसाइड करना है, कौन करेगा? कोर्ट या पार्टीज? ये कोर्ट का पर्सनल सवाल है भाई। मैं कोर्ट हूं, ठीक है जी, मेरा ज्यूरिसडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है मैं फैसला करूंगा, कोई दूसरी कोर्ट फैसला नहीं करेगी। ठीक हो गया? सही। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन बनता है या फिर मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता। मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन बनता है, मैंने केस डिसाइड कर दिया, वाओ वेरी गुड, ठीक है ना, डन है। मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, मैंने जबरदस्ती केस जो है डिसाइड कर दिया है, इसको कौन डिसीजन मानेगा? मैं उसका आधा रील तो खा गया। क्यों खा गया? चलो मैंने जबरदस्ती सूट तो पकड़ दिया, मैं अपने बॉस को परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, मैंने प्रत्यंचा पे बाण तो चढ़ा दिया, मेरे बस की है नहीं, ठीक है ना, वो तीर प्लुक करके नीचे गिर गया। सही। जस्टिस हुआ, इनजस्टिस हुआ उसके साथ, ठीक है ना, तो उसको नहीं मानेंगे, उसके ऊपर रेस जुडिकेटा भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब ये कोर्ट जो है, अब जब हम रेस जुडिकेटा की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो कोर्ट आ जाती हैं, फॉर्मर कोर्ट और सब्सिक्वेंट कोर्ट, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यूरिसडिक्शन आपको कंपिटेंसी चेक करनी है, सब्सिक्वेंट की कंपिटेंसी चेक करोगे या फॉर्मर की कंपिटेंसी चेक करोगे? क्यों सब्सिक्वेंट की क्यों करोगे? हाँ ये चाहिए इनकम्पिटेंट हो। रेस जुडिकेटा किस ग्राउंड पे हटवा रहे हैं? किस कोर्ट की कंपिटेंसी चेक करोगे? वो तो जब सूट जाता है बेटा कोर्ट के अंदर, ज्यूरिसडिक्शन का सवाल स्वतः कोर्ट को डिसाइड करना पड़ जाता है, यहां पर रेस जुडिकेटा के लिए सवाल नहीं है, ठीक है ना। रेस जुडिकेटा का सवाल कहां आएगा? जहां पर फॉर्मर कोर्ट जो है
एक केस डिसाइड कर चुकी है और अब हम उस ग्राउंड के ऊपर आए। सिर्फ रेस जुडिकेटा के लिए बात कर रहे हैं हम किसी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं चीज के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली वन कंसेप्ट रेस जुडिकेटा। हाँ जी दोबारा से बताओ, जुरिस्डिक्शन की जब बात आई रेस जुडिकेटा के सवाल के लिए, ठीक है जी, बताओ कौन सी कोर्ट का जुरिडिक्शन चेक करोगे, कंपिटेंसी किस कोर्ट की चेक करोगे, फॉर्मर कोर्ट की या सब्सिक्वेंट कोर्ट? है जबरदस्ती तो नहीं है, ठीक है, सिंपल हो गया। तो बस आ गया है। इसकी जब कंपिटेंसी हम चेक करेंगे तो वो कंपिटेंसी क्या चेक करेंगे कि जो आज जो ये केस डला है किसमें, सबसीक्वेंट कोर्ट के अंदर, ये आज वाला केस सुनने के लायक थी क्या वो फॉर्मर कोर्ट? क्योंकि रेस जुडिकेटा किस पर लगेगा, पुराने डिसाइडेड केस के ऊपर या ये जो अभी हम फाइल कर रहे हैं? ठीक हो गया, कंपिटेंसी किसकी, फॉर्मर कोर्ट की, लेकिन किस हिसाब से, आज के हिसाब से, सब्सिक्वेंट सूट के हिसाब से, जो आपने डिक्टेशन में भी लिख लिया है, पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है ना। मैं तो कह रहा था कि अगर मेरी मानोगे तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से भी कहीं ज्यादा टेक्निकल है, बट एक एक पॉइंट करके सिंपल। अब आ जाओ आगे सवाल। सर जैसे एक सिचुएशन है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले फॉर्मल सूट में 10 लाख से कम थी, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड कर दी फॉर्मर कोर्ट, ठीक है जी, वैल्यू 10 लाख। तो ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट, ध्यान रखना ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के लिए एलटीडी करके नहीं लिखेंगे, ये कॉर्पोरेट के लिए यूज होता है, ये तो बस मैं वैसे लिख रहा हूँ जल्दी के लिए। कंपिटेंट थी वो कोर्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, अब उस टाइम के अंदर अंदर जो उसने डिसाइड कर दिया, जी सर डिसाइड कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिसाइड कर दी ठीक है, डिसाइड कर दिया, ठीक है। और अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। सब्सिक्वेंट कोर्ट आ गया अब, यस सर। हाँ जी, अब सर अब इस पर रेस जुडिकेटा क्यों लगेगा? क्यों लगेगा इस पर रेस जुडिकेटा? प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी वैल्यू घटती है समय के साथ में, इमोशंस पैसे में मिलते होते तो भाई साहब उसकी घटती है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू घटती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं, ये तो बढ़ेगी, तो इसमें केस का क्या लेना देना? हो जाएगा मैं टेक्निकल होगा। देखो आप क्या कह रहे हो, आप मुझे ये कह रहे हो कि ये लो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का केस डला, ठीक हो गया, सिंपल है, चलो जी। आप मुझे कह रहे हो कि भाई 10 लाख की वैल्यू थी तो इस फलानी कोर्ट में आ गया, ठीक है ना, फॉर्मर कोर्ट कहाँ गई, ये वाली फॉर्मर कोर्ट में आ गया, फॉर्मर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कंपिटेंट थी कोर्ट को डिसाइड कर दिया, ठीक है जी। एज यूजुअल जैसे हर किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ गई है। मुझे बताओ कि सब्सीक्वेंट सूट किस चीज का है? ये 100 करोड़ का ऐसे सब्जेक्ट में बदल गया। ये लो दोबारा से डाल लेते हैं, ये लो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, सूट क्या डालोगे, क्या सूट डालोगे जी, वैल्यू बढ़ गई, हाँ तो बढ़ती है, इसमें कोर्ट क्या करेगी, डिस्प्यूट क्या बनेगा, समझ पा रहे हो ना? चलो जबरदस्ती कर लेते, हाइपोथिकेट कर लेते भाई, बिल्कुल सेम टू सेम पुराने वाला सूट है। एक्सप्लेनेशन आर्ट तो बाद में लगाओगे, पहले तो मेन प्रोविजन लग जाएगा। रेस जुडिकेटा गया, या तो सर फिर वैल्यू भी बढ़ेगी उसके साथ फिर सब्जेक्ट में हाँ मैटेरियल कुछ अलग होगा। हाँ, ये लो ये पकड़ो, ये डी की जगह में कहाँ गया है, कहाँ गया है, प्रॉपर्टी बनेगी। डी को बी बना देता हूँ, ये लो सेम प्रॉपर्टी, क्या रेस जुडिकेटर लगेगा? नहीं लगेगा, जैसे कोई आ गया तो उसको जैसा लग ठीक है। मुझे ये समझ में आ रहा है, आप मेरे को ये कह रहे हो कि भाई 10 साल पहले जो है पेट्रोल 50 रुपए मिलता था, ठीक है जी, आज आप पेट्रोल पंप पे चले गए, आप बोल रहे हो नहीं पुराने वाला डाल, फिर कोर्ट में पहुंच गए, जो मेरा तो एग्रीमेंट इस तो मैंने तो बचपन में करवाया था, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। ये इस तरीके से क्वेरी ही डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। ध्यान दो, अगेन ये मिसलेनियस चीजों पे मत जाओ, फिलहाल डिस्प्यूट क्या है सिर्फ उसके ऊपर आओ, डिस्प्यूट क्या है, इस एक्सप्लेनेशन में डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि केस लो तो आए नहीं है, कल दिमाग और घूमेगा। व्हाट इज द डिस्प्यूट? नदीप डिस्प्यूट क्या है? इसमें कोर्ट की कंपिटेंसी बता रखी है, नहीं वो सूट को ट्राई करेगा। डिस्प्यूट क्या है? जो
अच्छा ये है, भूल गए इतनी देर में। सर उसकी कॉम्पिटेंसी का सवाल है कि अगर भाई वो कंपिटेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए रेसिडिकेटा लगाने के लिए? ये इस प्रोविजन ने ओपन छोड़ दिया, इसको ढंग से डिसाइड नहीं किया, इसी कारण से हाई कोर्ट अलग अलग अपने अपने व्यू के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर दे रही है। ठीक है जी, सही। ये हर बेर एक्ट में आता है एक ना एक सवाल ऐसा, ठीक है ना, सीपीसी में ये वाला। ठीक हो गया, सिंपल है। अगेन डिस्प्यूट किस किस को नहीं समझ में आया है वो बता दो, डिस्प्यूट आज समझ लो, ठीक है जी, बाकी का कल मारते हैं। बताओ हेमंत, हो सकते हो, कोई बात नहीं, मेरी तो ड्यूटी है आपको बताना। बट अगेन नो हाइपोथिकेशन। किसको? ये वाला, वो नहीं चाहिए। ये और स्टार्टिंग से